बीजेपी के सामने बेअसर नजर आ रहा है। विपक्षी एकता के नाम पर संभावित पार्टियों का वोट प्रतिशत बीजेपी के करीब करीब आधा है। इसलिए यूपी में पीएम मोदी और सीएम योगी को चुनौती देना विपक्ष के लिए संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश यानी वो राज्य जहां सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है, जहां बीजेपी की पकड़ सबसे मजबूत है। उस राज्य में विपक्षी एकता सेंधमारी की तैयारी में है और इसकी कमान अखिलेश यादव को मिली है। लेकिन बीजेपी के किले को हिलाना इतना आसान भी नहीं। विशेष तौर से जो कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष का स्वार्थी गठबंधन कहूं, ठगबंधन कहूं, जो भी इनके लिए शब्द प्रयोग किया जाएगा, मैं समझता हूं कि वह हर शब्द इनके लिए उपयुक्त बैठेगा। बीजेपी सभी 80 सीटों पर अभियान चला रही है। हारी 14 सीटों पर खास प्लान बनाया गया है और उन मुद्दों को उठाया जा रहा है जिससे हर धर्म, हर वर्ग और हर समुदाय के लोगों को साधा जा सके, उस वोट बैंक पर कब्जा किया जा सके। लेकिन विपक्ष उस रणनीति पर काम कर रहा है जिससे बीजेपी के क्लीन स्वीप वाले विजय रथ को 24 में रोका जा सके। विपक्ष पूरे देश में भले ही एकजुट हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का किला मजबूत माना जा रहा है। इसके पीछे वजह साफ है। भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में अगर पिछले चुनाव में वोट प्रतिशत देखा जाए तो दूसरे दलों से बेहतर है। वहीं सियासी लिहाज से अगर समझा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं वो उत्तर प्रदेश में उसके साथ पूरी मजबूती से डटे हैं। वहीं विपक्षी पार्टियां अलग थलग हैं। यूपी में विपक्षी एकता का असर ना के बराबर दिख रहा है। भले कमान अखिलेश यादव के पास हो, लेकिन वो जीत की वजह नहीं बल्कि हार की वजह से ट्रैक रिकॉर्ड में ऊपर है। तो दूसरी तरफ विपक्षी एकता के नाम पर संभावित पार्टियों का मत प्रतिशत भी बीजेपी के मुकाबले लगभग आधा है। घटक दलों का मत प्रतिशत 26%, समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत 18%, जबकि कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत 6.36%, वहीं आरएलडी का वोट प्रतिशत 1.67%, जबकि नीतीश की पार्टी का वोट प्रतिशत 0.01%। यहाँ तक कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी से मुकाबले में दोनों 15 सीटों पर ही सिमट गए। यानी इस बार मायावती की विपक्षी एकता से दूरी अखिलेश के लिए मील के पत्थर से कम नहीं। 2014 के बाद आप भारतीय जनता पार्टी का सिनेरियो देखेंगे, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, और 2017 के बाद आदरणीय योगी जी के नेतृत्व, पार्टी बहुत ज्यादा सुदृढ़ हुई है और जनता का विश्वास बढ़ा है। इसलिए आप देखिए तमाम दल हमसे जुड़ गए और आने वाले चुनाव में और खेमा बढ़ने वाला, तमाम और दलों का विश्वास बढ़ा है। 23 जून की विपक्षी दलों की बैठक से भारतीय जनता पार्टी में घबराहट है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी गठबंधन को 36% से ज्यादा वोट शेयर मिले थे, और जब कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही थी, बसपा अलग चुनाव लड़ रही थी। भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए सभी सामान्य विचारधारा वाले दल एक साथ एक मंच पे आए हैं। बीएसपी पिछले लोकसभा चुनाव में 19.3% वोट पाकर बीजेपी के बाद नंबर 2 की हैसियत पर थी, लेकिन इस बार मायावती एकला चलो की राह पर है, जिससे विपक्ष को यूपी में तगड़ा झटका लगने वाला है। क्योंकि राम मंदिर को लेकर बीजेपी में उत्साह है। मोदी मित्र अभियान से मुस्लिमों पर पकड़ मजबूत हो रही है। ट्रिपल इंजन की सरकार में विकास का मंत्र दिया जा रहा है और गठबंधन साथी की दलित और ओबीसी पर पकड़ मजबूत है। यानी बीजेपी के सामने विपक्ष चाहे एकजुट हो या फिर टूट जाए, दोनों लिहाज से फायदा बीजेपी को होने वाला है। क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं मोदी योगी के सामने विपक्षी दलों की कोई भी रणनीति संयोग बस सिर्फ प्रयोग ही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की। एक बार फिर इस पर बहस छिड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही यूसीसी की वकालत की, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बैठक बुला ली और फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को संसद में उठाने का प्लान कर लिया। साथ ही यूसीसी पर दलील भी दी गई। आपको बताते हैं यूसीसी क्यों जरूरी है और इसके खिलाफ दलील क्या दी जा रही है। देश एक है, संविधान एक है, जीवन का मूल विधान एक है, लेकिन एक कानून पर घमासान मचा है, कुछ समर्थन में तो कुछ विरोध में।
कुछ पक्ष में तो कुछ विपक्ष में एक देश एक कानून पर आमने सामने आ गए हैं और देश में एक बार फिर कानून के नाम पर हिंदू मुसलमान की बहस छिड़ गई है। पीएम मोदी ने आईना दिखाया तो मौलाना मौलवी एक देश एक कानून पर परेशान हो गए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता की वकालत की, तुरंत आनन फानन में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बैठक बुलाई। यूसीसी पर बोर्ड अपना पूरा ड्राफ्ट तैयार करेगा, कमीशन के अध्यक्ष से मिलने का समय मांगेंगे, शरीयत के हिस्सों का इस ड्राफ्ट में जिक्र होगा, यूसीसी के मुद्दे को संसद में उठाने की तैयारी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यूसीसी के खिलाफ विपक्षी पार्टियों से गुजारिश की तैयारी में है और इसे संसद में उठाने की प्लानिंग हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ शरीयत के मुताबिक यूसीसी पर भी जोर दिया जा रहा है। और जहां तक सामान्य नागरिक संहिता की बात है, तो सामान्य नागरिक संहिता में अगर शरीयत का लिहाज पास किया जाता है और इस्लामी उसूलों का ख्याल रखा जाता है, तो फिर ऐसा सामान्य नागरिक संहिता मुसलमानों को कबूल होगा, वरना फिर वही बात होगी कि ये एक तरीके से थोप दिया गया कानून है। क्योंकि इन कम्युनल कारीगरों की क्रिमिनल करतूत के चलते जो कॉमन कोड कारागार में कैद था, उसकी रिहाई का वक्त आ गया है और यही उस कॉमन कोड की रिहाई का वक्त इनकी परेशानी का कारण बना हुआ है। क्योंकि अगर आप संविधान सभा से लेकर के, सड़क से लेकर के, संसद से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक देखें, तो सब ने कॉमन कोड की जरूरत को मजबूती से बताया। भारत में यूसीसी पर हाय तवा मचाने वाले ये भूल गए कि वो जिन देशों का हवाला देते हैं, वहाँ के कानून के हिसाब से अगर इंसाफ होने लगे तो अपराध पर सिर कलम की सजा क्या उन्हें कबूल है? ऐसे हम नहीं, बल्कि शरीयत के हिसाब से बने कानून कहते हैं। दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जहां यूसीसी जैसा ही कानून है, यानी हर नागरिक के लिए समान कानून। ज्यादातर मुस्लिम देश शरिया लॉ फॉलो करते हैं। पाकिस्तान, इराक, ईरान, यमन और सऊदी अरब जैसे देशों में सबके लिए एक ही कानून है। इजिप्ट, सिंगापुर, मलेशिया और श्रीलंका जैसे देशों में शरिया लॉ सिर्फ पर्सनल लॉ के रूप में लागू है। इजराइल में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग फैमिली लॉ है। अमेरिका सहित ईसाई बहुल देशों में शादी, तलाक और संपत्ति से जुड़े मसलों के लिए सभी नागरिकों के लिए कॉमन लॉ है। खैर, सरकार की कोशिश 2024 से पहले देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का है, जिससे हर धर्म, हर समुदाय के लिए एक कानून होगा और कानून की नजर में सब एक छत के नीचे आ जाएंगे। लेकिन इसका भी विरोध खास धर्म पर सवालिया निशान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण की साजिश नाकाबिले बर्दाश्त है और अब एक बार फिर से सीएम योगी ने ये साफ कर दिया है। लेकिन अब धर्मांतरण पर भी धर्म युद्ध शुरू हो गया है और विवादित पिटारे के साथ इस विवाद में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य कूद पड़े हैं। नफरत वाली मोहब्बत की दुकान, साजिश वाला गेमिंग प्लान और कलावा पहनकर छलावा करने वालों को सीएम योगी ने आखिरी वार्निंग दे दी है। सीएम योगी ने हिदायत दी है, अगर उत्तर प्रदेश में रहना है तो धर्म का पालन करना है। अगर आगे से साजिश हुई तो उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। सीएम योगी ने कहा, अवैध धर्मांतरण एक अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट, धर्मांतरण करने पर कठोर कार्रवाई होगी। धर्मांतरण की साजिश पर फौरन एक्शन होगा। यूपी में जिहादी साजिश नाकाबिले बर्दाश्त, यानी सीएम योगी का संदेश साफ है, अवैध धर्मांतरण एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है जिससे अपने समाज को भी बचाना है और जिहादियों पर कानून के तहत कठोर कार्रवाई भी करनी है। स्मार्टफोन में गेमिंग के माध्यम से कन्वर्जन बहुत बड़ा गिरोह है और कैसे वो संचालित होता था। गेम
स्कूली टीनेजर्स के साथ उन्हें धीरे धीरे करके कैसे वहां लेकर के गए। इससे पहले एक और गिरोह का पर्दाफाश हुआ था। वो मूक बधिर बच्चों को निशाना बनाते थे, मूक बधिर बच्चों को स्मार्टफोन देकर के। हमें लगता है कि समाज में, परिवार में व्यापक जागरूकता की आवश्यकता है और सांस्कृतिक योद्धाओं का काम आज के दिन पर इन सब गतिविधियों पे कानून अपना काम करेगा। आप कानून को हाथ में मत दीजिए, आप पुलिस को सूचना दीजिए, लेकिन पुलिस की बात बाद में आती है। आपकी जिम्मेदारी उससे पहले परिवारों को बताना, समाज को जागरूक करना। लेकिन कुछ समाजवादी नेता इस साजिश को भी साधु संतों से जोड़ रहे हैं। सनातन धर्म का अपमान करने वाले, मानस विवाद को जन्म देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादित ट्वीट किया, जिस पर बखेड़ा खड़ा हो गया है। स्वामी प्रसाद ने ट्वीट में लिखा, धर्मांतरण के पीछे अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट नहीं, बल्कि मंदिरों में बैठे हुए पंडे पुजारियों और धर्माचार्यों का गठजोड़ और सिंडिकेट है। जब तक जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता रहेगा, तब तक धर्मांतरण जारी रहेगा। और इस ट्वीट के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से निशाने पर आ गए हैं। योगी सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर और नरेंद्र कश्यप ने स्वामी मौर्य के बयानों को दिमागी दिवालियापन बताया है और कहा है कि स्वामी मौर्य की दिमागी हालत ठीक नहीं लग रही। वो अब मानसिक रूप से गड़बड़ा गए हैं। अब उनको समझ में नहीं आ रहा वो क्या बोल रहे हैं, और मुझको लगता है कि अब प्रदेश की जनता उनको गंभीरतापूर्वक लेती भी नहीं है। जब भी मन आता कुछ भी बोल देते हैं और चर्चा में बने रहने के लिए ये सब वो करते रहते हैं। लेकिन मुझको समझ में नहीं आ रहा कि उनको बुद्धि को हो क्या गया है। इतने अच्छे नेता थे और आज कहां पर समाजवादी पार्टी की हवा लगते ही कहां चले गए। मेरे ख्याल से धर्मांतरण की घटनाओं के बारे में देश और प्रदेश के सब लोग जानते हैं कि वो कैसे हो रहा है, कौन करने वाले लोग हैं, आइडेंटिफाई हो रहे हैं, मुकदमे हुए हैं उनके खिलाफ, जेल जा रहे हैं। अब जिन केसेज में अब एफआईआर हुई है, जेल लोग गए हैं, विवेचनाएं चल रही हैं, उसके बाद भी कोई समाजवादी नेता मठ मंदिरों को आरोपित करता है, तो मेरे ख्याल से ये किसी धर्म और धर्म गुरुओं को बदनाम करने वाली बात है, जो किसी स्थिति में भी स्वीकार्य नहीं है। सियासी लाइमलाइट में रहने के लिए स्वामी मौर्य कुछ भी बोलते हैं और सबसे सॉफ्ट टारगेट साधु संतों पर विवादित बयान दे जाते हैं, लेकिन साजिशन लव जिहाद, गेमिंग जिहाद पर चुप्पी साध लेते हैं। और सियासत एक तरफ, धर्मांतरण की साजिश एक तरफ, जो बेहद गंभीर और संवेदनशील मसला है, जिसे रोकने के लिए यूपी में योगी की पुलिस अब जमीन पर उतर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। कश्मीर फाइल्स केरला स्टोरी के बाद अब 72 हुर्रे फिल्म को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस बार सेंसर बोर्ड ने फिल्म के ट्रेलर को सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया है, लिहाजा इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है। टीजर में अजमल कसाब, याकूब मेनन, हाफिज सईद, ओसामा बिन लादेन की तस्वीरें हैं और इस टीजर में शायद किसी को आपत्ति नजर न आए, लेकिन 72 हुर को इस्लाम से जोड़कर देखा गया और उसके बाद फिल्म पर ऐसा विवाद बढ़ा कि पूरे देश में बवाल मच गया है। देखिए, तुमने जो जिहाद का रास्ता चुना है, वो रास्ता तुम लोगों को सीधा जन्नत में लेकर जाएगा, जन्नत में लेकर जाएगा। 51 सेकंड के टीजर में अजमल कसाब, याकूब मेमन, हाफिज सईद, ओसामा बिन लादेन की तस्वीरें और फिल्म का नाम 72 हुर। इस टीजर में शायद किसी को आपत्ति नजर न आए, लेकिन 72 हूर को इस्लाम से जोड़ा गया और उसके बाद फिल्म पर ऐसा विवाद बढ़ा कि पूरे देश में बवाल मच गया। इस फिल्म के ट्रेलर को सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया है। इसके बावजूद मेकर्स ने विरोध में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 72 हुर्रे का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। सीबीएफसी के इस फैसले ने हर किसी को हैरान कर दिया है। बोर्ड के इस फैसले के बाद फिल्म के मेकर्स भड़के हुए हैं। फिल्म का इशू नहीं, इट्स ट्रेलर का इशू। ट्रेलर में इन्होंने कुछ कट्स सजेस्ट किया हमको और कहा कि ये काट दीजिए आप। तो हम एज मेकर्स, एज प्रोड्यूसर्स जो है, हम हैरान है कि ये कैसा सजेशन है और ये क्यों हमें कट्स दिए गए, क्योंकि वो जो शॉर्ट्स ट्रेलर में है वो फिल्म में भी है। तो ये क्या कारण है, ये क्या कॉन्ट्रडिक्शन है आपका
रीजन क्या है कि आप जो है वो इसका ट्रेलर जो है वो ट्रेलर में शॉट्स आप हमको बोल रहे हैं काटने के लिए, इसका जवाब तो देना पड़ेगा आपको। 72 हूरे के टीजर में दुनिया के 8 बड़े आतंकवादियों का चेहरा दिखाया गया, जिनमें ओसामा बिन लादेन, अजमल कसाब, याकूब मेमन, मसूद अजहर, हाफिज सईद जैसे नाम शामिल हैं। इसके साथ ही टीजर में एक बैकग्राउंड आवाज भी सुनाई देती है, जिसमें एक शख्स कह रहा है कि तुमने जो जिहाद का रास्ता चुना है वो रास्ता तुम लोगों को सीधा जन्नत में लेकर जाएगा। तुमने जो जिहाद का रास्ता चुना है वो रास्ता तुम लोगों को सीधा जन्नत में लेकर जाएगा। ये कहानी बयां करती है कि कैसे आम आदमी का जिहाद के नाम पर ब्रेन वॉश किया जाता है, उन्हें लालच दिया जाता है और उन्हें जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी। ट्रेलर में आत्मघाती हमले से लेकर बॉम्ब ब्लास्ट तक दिखाया गया है। ट्रेलर पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट है। हम एक बात कहना चाहते थे जिस चीज को हम प्रभावी ढंग से कहने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज, जो सिंसेरिटी के साथ में ऐसे सब्जेक्ट्स को, जो संजीदा विषयों के ऊपर फिल्म होती है, उनको ही ज़्यादा मुश्किलें फेस करनी पड़ती हैं, जो अभी अशोक सर ने बताया ये चीज़ें। तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी बहुत सारी मुश्किलें फेस करते हैं, फिर एक सर्टेन तरीके से आप बिना देखे ब्रांड कर देते हैं उनको। ये भी एक नज़रिया है। अगर मैं मान भी लूँ आपकी बात को, तो आप दूसरे पक्ष को सुनना क्यों नहीं चाहते? खबरों का सिलसिला जारी है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।